वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में, जिसमें आपसे मतलब बहुत सारे चित्र पूछे जाते हैं। खास तौर पे जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इन चित्रों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके एक एक चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। उन चित्रों में जो लिखे गए शब्द होते हैं उन शब्दों पे आपको ध्यान देना है। तो ये किस चीज़ का चित्र है? पत्ती के अनुप्रस्थ काट का ये पहला चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट का मतलब ये पत्ती को सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर तरीके से जो काटा गया है उसका, और ये छोटे से हिस्से को, मतलब ये छोटे से हिस्से को यहाँ दिखाया गया है। जैसे आप देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो सबसे पत्ती में सबसे मोटा डंठल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। ये हमारे साथ बोलते भी चलिएगा ये सारे चीज़, ताकि आपको ध्यान में रहे। उसके बाद ये जो पत्ता वाला हरा वाला हिस्सा होता है फैला हुआ, उसको बोलते हैं पर्णपटल। क्या बोलते हैं? पर्णपटल। और ये जो उस मध्य सिरा से निकलने वाला छोटी छोटी सिराएं होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? सिरा। क्या बोलते हैं? छोटी छोटी उन सिराओं को सिरा बोलते हैं। आगे जो है, ये जो बीच में मध्य सिरा है, इसमें दो टाइप के फ्लोएम मतलब संवहन उत्तक होते हैं। एक उत्तक को बोला जाता है क्या? फ्लोएम, जो कि फल का मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब का परिवहन करता है। और एक उत्तक को क्या बोला जाता है? एक उत्तक को बोला जाता है जाइलम। ये भी संवहन उत्तक कहलाता है। आगे इन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? संवहन बंडल बोलते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको याद हो गया। अब देखिए, ये पत्ती का एक तरफ देखिएगा ना तो पूरा चिकना होगा, तो उस हिस्से को बोलते हैं मोमी क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? मोमी क्यूटिकल। ठीक है, मोमी क्यूटिकल। आगे उसके बाद उस मोमी क्यूटिकल के ठीक नीचे, जो मोम जैसा हिस्सा होता है, उसके ठीक नीचे ऊपरी बाह्य त्वचा होता है। क्या होता है? ऊपरी बाह्य त्वचा होता है। ठीक है, तो मध्य सिरा, पर्णपटल, सिरा, जाइलम फ्लोएम जिसको संवहन बंडल, मोमी क्यूटिकल और ऊपरी त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये जो है, उसी के अंदर ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। कौन कौन? हरित लवक। पत्ती में हरित लवक होता है। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है आपको, ये क्या है? हरित लवक है। उसके बाद उसके बीच में जो छिद्र होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? जहाँ पे वायु संग्रहित होता है उसे बोलते हैं वायु कोश। जैसे मनुष्यों में जहाँ वायु संग्रहित होता है उसे बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। परंतु जहाँ पत्तियों में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वायु कोश बोलते हैं। और जिससे ये वायु या गैस का आदान प्रदान होता है, मतलब CO2 गैस अंदर जाता है और O2 गैस बाहर आता है, तो वह जो द्वार होता है उसे बोलते हैं द्वार कोशिका। ठीक है, और उसको बंद करने वाला द्वार कोशिका, और इस छिद्र को बोलते हैं अस्टोमाटा। ठीक है, इस छिद्र को, इसको क्या बोलते हैं? रंध्र या अस्टोमाटा। और ये जो है निचली बाह्य त्वचा, तो ये ऊपरी बाह्य त्वचा, उसके ऊपर भी मोमी क्यूटिकल होता है और सबसे नीचे होता है निचली बाह्य त्वचा। तो आपको जब पूछा जाएगा कि पत्तियों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो ये आप बताइएगा। इसी में एक भाग होता है ग्रैना भाग। हरित लवक में एक भाग होता है, कौन सा भाग? ग्रैना भाग, जिसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो वो द्वार था, वो द्वार बाहर से ऐसा सूक्ष्मदर्शियों से दिखता है। ठीक है, बाहर सूक्ष्मदर्शी से कैसा दिखता है? इस तरीके का द्वार दिखता है। और ये बाष्प के द्वारा या जल की मात्रा के द्वारा, जल की मात्रा के द्वारा ये क्या हो जाता है? जल की मात्रा के द्वारा ये बंद या खुलता है। जल की मात्रा से ये बंद होता है और खुलता है। ठीक है, तो जल की मात्रा जब इसमें भरा रहेगा तब ये द्वार बंद हो जाएगा, और जब जल की मात्रा कम होगी तो ये द्वार खुल जाएगा। तो इसमें क्या होता है? द्वार कोशिका, रंध्र और ये सब जो है हरित लवक पाए जाते हैं। तीसरा है फिगर, जो आपको NCERT के जितने भी फिगर हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। अगला है केंद्रक, मतलब ये अमीबा में पोषण। एक अमीबा क्या होता है? अनियमित आकृति का होता है। इसका कोई नियमित आकृति नहीं होता है। जैसे हम लोग का आँख, कान, नाक ये सब होता है, ये अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, इसलिए इसमें कोई अंग नहीं पाए जाते, इसमें केंद्रक होता है। जब ये खाद्य कण देखता है तो ये अपने शरीर को इसका केंद्रक ब्रेन कह सकते हैं, ये एक अस्थाई
रचना करता है शरीर में, जिसे हम पादाभ या क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। और फिर ये अपने शरीर के बीच में रिक्त स्थान बनाता है, जिसे हम खाद्य रिक्तिका ये कहते हैं। और जो खाद ये ग्रहण करता है वो खाद्य कण, और उसके बाद जो अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये आपका तीसरा चित्र था। चौथा चित्र आपका आता है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र आहार नाल है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एक तो मुख गुहा, मतलब मुंह का खाली स्थान, इसमें दांत, जीभ ये सब मिलेंगे। उसके बाद ये ग्रसिका है, ठीक है, ये ग्रसिका जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। फिर आमाशय हो गया, ठीक है, आमाशय जिसको पेट कह सकते हैं, ये सबसे चौड़ा भाग है। और इस पूरे आहार नाल की लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है, ठीक है। और उसमें आमाशय की लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। यहाँ पे ये यकृत है जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, और यहाँ पे ये छोटा सा पित्ताशय दिख रहा है, जो यकृत से एंजाइम स्रावित होता है जिसे पित्त कहते हैं, वो कहाँ जमा होता है, वो पित्ताशय में जमा होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। और यहाँ से एक पित्त नली जो कि आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने वाली यू आकार का एक नली होता है जिसे ग्रहणी कहते हैं। तो उस ग्रहणी में पीत नली जुड़ जाती है और वहाँ अपना स्राव छोड़ती है। वहीं यहाँ पे क्या है, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, जो कि क्या करता है, जो अग्नाशय जो है वो एंजाइम का भी स्राव करता है और हार्मोन का भी स्राव करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, और ये आंत उसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय रस का स्राव करता है, जिसमें लाइपेज होते हैं, ट्रिप्सन हो सकते हैं, ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद छोटी आंत आता है, जो शरीर का मतलब पाचन तंत्र का, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है, तथा यहाँ पे पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उसके बाद ये परिशेषिका है, जो कि एक अवशेषी अंग है, जो आहार नाल में पहले जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे तो ये काम करता था, परंतु अब ये काम नहीं करता है। और ये हमारा 1.5 मीटर के करीब करीब लंबा है। और ये आपका गुदा द्वार हो गया, बृहद्रांत, बरियात, जहाँ जल का अवशोषण होता है। तो ये आपका, ठीक है, मानव पाचन तंत्र बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ कहाँ व्यवस्था होती है, उदर गुहा में, यानी पेट के थे। और अगला क्या है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में मूल रूप से फेफड़ा के बारे में जानते हैं। नासाद्वार और मुख गुहा दोनों एक जगह पे मिल जाता है, जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी भी एक द्वार होता है जिसे हम कंठ कहते हैं, और ये कंठ से ही श्वास नली होते हुए ये 2 टुकड़े में बढ़ जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या, श्वसनी। और श्वसनी बहुत सारे नलियों में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं, ठीक है। अब ये श्वसनिका में बहुत सारे कूपिका जैसे, बैलून जैसे, छोटे छोटे बैलून जैसे स्पंजी संरचना होती है, जिसे हम कूपिका कहते हैं, कूपिका कोश। और यहीं कूपिका कोश में बहुत सारे रुधिर और शिरा मतलब रक्त वाहिनियाँ जुड़ी रहती है, जो रक्त वाहिनियाँ यहाँ पे से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ देती है और ऑक्सीजन यहाँ से ले जाती है। और ख़ास तौर पे वो उस जो धमनी शिरा होता है उसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, जो फेफड़े से संबंधित होता है। तो ये आपका कौन था, मानव श्वसन तंत्र। इसके बाद छठा आपको है मानव हृदय। मानव हृदय में 4 चैम्बर होता है, ठीक है। और ये 2 टाइप के कोष्ठ रखते हैं, एक नीलय, और नीचे वाले को नीलय कहते हैं, ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं। इसको ऐसे याद रखिएगा, अलिंद में रक्त बाहर से आता है, ठीक है, और नीलय से निकलता है। तो देखिए, जब सबसे पहले शरीर में महाशिरा के द्वारा रक्त कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद से वो चला जाता है दायां नीलय में, दायां नीलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये चला जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से शुद्ध होके के फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से आ जाता है बायां नीलय में। बायां नीलय से महाधमनी होते हुए ये चला जाता है कहाँ, तो बाएं तरफ, हृदय के बाएं तरफ जो होता है रक्त शुद्ध होता है, और दाएं तरफ जो होता है रक्त अशुद्ध होता है। तो ये सारे आपका अलिंद, तो दायां अलिंद,
बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। इसमें महाधमनी जो होता है वो रक्त को हृदय से निकालकर शरीर तक लेके जाता है। अब फुफ्फुस धमनी जो होता है रक्त को हृदय से निकालकर फेफड़े तक लेके जाता है। शिरा जो है, महाशिरा जो है शरीर से रक्त को हृदय तक लाता है, और फुफ्फुस शिरा जो है वो फेफड़े से रक्त को हृदय तक लाता है। और इस प्रकार से रक्त का जो परिवहन है वो हृदय में 2 बार होता है, ठीक है। एक बार शरीर से हृदय तक और एक बार फेफड़े से हृदय तक, इसलिए मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, ठीक है। ये एक अगला फिगर है। आगे देखिए, अगला है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में मूल रूप से ब्रिक, किडनी, उत्सर्जन तंत्र में 2 किडनी यानी 2 ब्रिक होता है, ठीक है। 2 ब्रिक जिसका आकार सेम के आकार के जैसा होता है। और ये बायां ब्रिक, दायां ब्रिक, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन जैसी संरचना होती है, उसकी आगे आएगी। तो उत्सर्जन तंत्र में मूल रूप से यूरिया या नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मूत्र वाहिनी है, ठीक है। और उसके बाद मूत्राशय जो मूत्र को संग्रह करता है और मूत्र मार्ग द्वारा वो बाहर आता है। तो हमारा रक्त का क्या होता है, छानकर रक्त को छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। किसकी मदद से, नेफ्रॉन की मदद से। तो नेफ्रॉन को ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं, जो कि आगे आपको मिलेगा, ठीक। मानव उत्सर्जन तंत्र का ये फिगर है, अगर पूछा जाएगा तो आपको ये फिगर बनाना होगा। यहाँ पे देखिए, यहीं इस ब्रिक में लाखों अरबों के कंडीशंस में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, और ये एक छनना पत्र जैसा कार्य करता है। जैसे यहाँ पे ऐसा ही संरचना इसमें बहुत सारे होती है ब्रिक में। तो ये देखिए, ये आपका धमनी आया, ठीक है, जो रक्त को लेके आया। यहाँ पे एक जगह पे कटोरी नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन पुटन कहते हैं, बोमेन पुटन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कोशिकाएं क्या होती है, गुथी रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कोशिका गुच्छ जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रिक सिरा है जो यहाँ से निकल रहा है, इसको ब्रिक सिरा कहेंगे। और ये देखिए, ये ब्रिक धमनी है और ये पूरी तरह से गुथा रहता है, तो यहाँ पे छनने का कार्य करता है। इसको ब्रिकाणु का नलिकाकार भाग हो गया, और इस संग्राहक वाहिनी मतलब छनने के बाद जो अपशिष्ट हुआ इसी संग्राहक वाहिनी में। और ये जो अथी दिया हुआ है बहुत सारा नली, तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन से संग्राहित होके ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं मूत्राशय में। तो यहाँ पे किडनी के आंतरिक संरचना दिया गया है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है परंतु आप समझ सकते हैं। ये आपको पिरामिड जैसी आकृति है और सेम के बीज जैसी है। यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स, ये जो हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसको, ठीक, तो ये सारे चीज़ का आपका काट के अनुदैर्ध्य काट दिया गया है, ठीक है। आगे तो ये आपका किडनी का है। नेक्स्ट आपको एक फिगर है 10वां, न्यूरॉन। ये नियंत्रण समन्वय का अथी है। न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र, इसी को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं और इसी को न्यूरॉन। तो पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र का जिस कोशिका से निर्माण होता है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। देखिए ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसका भी फिगर पूछता है और नीचे न्यूरॉन का भी। नेफ्रॉन जो होता है उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जबकि न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है। इसमें ये तंत्रिका कोशिका होता है, और तंत्रिका कोशिका क्या होता है, सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। हाँ, तो तंत्रिका कोशिका में ये जो सबसे मतलब जालीनुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं, द्रुमिका बोलते हैं। और तंत्रिका हर कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर का जो भाग है उसको क्या बोला जाता है, कोशिकाएं बोला जाता है। और इससे जो नली निकलती है इसी को क्या बोलते हैं, तंत्रिकाछ बोलते हैं। और ये हो गया तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो ये और ये फिर दूसरे के द्रुमिका से, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा किसी दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से जुड़ेगा तो पूरी तरह से नहीं जुड़ता, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार या अंतर्गंथन कहते हैं। इसके बाद एक है प्रतिवर्ती चाप, ये भी आपका नियंत्रण एवं समन्वय से फिगर है। इसमें कि कौन कौन से चीज़ भाग लेते हैं, जैसे ही हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें उसका उद्दीपन पता चलता है, जिसको संवेदी तंत्रिका कोशिका हमारे
कहाँ तक, मेरु रज्जु तक लेके जाती है, और फिर मेरु रज्जु ही उसके लिए प्रतिचाप उत्पन्न करके फिर से किसी दूसरे तंत्रिका के द्वारा मसल्स को क्या करता है, गतिशील करता है, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और ये जो मेरु रज्जु जो उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये आपका अगला फिगर था। नेक्स्ट फिगर है मानव मस्तिष्क का। देखिए मानव मस्तिष्क जो होता है वो इस तरीके से, सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, जो कि कपाल के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, कपाल के अंदर रहता है, ठीक है, कपाल के अंदर रहता है। आगे, ठीक है, तो कपाल के अंदर, उसके बाद मतलब प्रमस्तिष्क के अंदर कौन रहेगा, मध्य मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के अंदर मध्य मस्तिष्क रहेगा, ठीक है, और मध्य मस्तिष्क के अंदर कौन रहेगा, पश्च मस्तिष्क। तो ये अंदर की ओर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि सबसे पीछे, पीयूष ग्रंथि ये छोटा सा, ठीक है, जिसको पश्च मस्तिष्क में ये सब रहता है। अब यहाँ पे देखिए पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये तीनों किसका भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। और यहीं से क्या निकलता है, हमारा मेरु रज्जु। तो इसके सभी अंगों के हम अलग अलग कार्य देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में यहाँ पे महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का क्या दिया गया है, ग्रंथि। ये पूछा नहीं जाएगा, परंतु ये पूछा जाएगा कि इन ग्रंथियों में से कौन सा हार्मोन निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस, ये दोनों में पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जाएगा, तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये दोनों में, महिला और पुरुष दोनों में पाया जाने वाला ग्रंथि है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अबटू ग्रंथ, थायराइड ग्रंथि होगा यहाँ पे, ठीक है, और थायराइड ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, ठीक है। तो ये सभी कहाँ होता है, गले में होता है। उसके बाद ब्रीक के ऊपर जो होता है ना, वो होता है एड्रीनल ग्रंथि, और यहीं पे एक मतलब ब्रीक के ऊपर होता है एड्रीनल ग्रंथि, और यहाँ पे एक और ग्रंथि है यकृत भी, तो मतलब यकृत भी तो ग्रंथि है, और एक और ग्रंथि कौन है, अग्नाशय, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो वृषण ग्रंथि, जो शुक्राणु का निर्माण करता है, और ये अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाशय ग्रंथि। तो ये आपका मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जो अपना स्राव, स्राव का मतलब कोई रसायन जो स्रावित करता है, उस स्राव को कहाँ करता है, रक्त में स्रावित करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आगे, अमीबा में द्विखंडन, ये जनन का फिगर है, ठीक, यहाँ पे आपका 13 हो गया, ये 14 फिगर। अमीबा देखिए, अमीबा का केंद्रक बढ़ते 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 पहले केंद्रक टूट जाता है ना, और उसके बाद उसका पूरा कोशिका अंग द्विविभाजन हो जाता है, तो द्विखंडन। तो अमीबा द्विखंडन द्वारा क्या करता है, अपना विभाजन करता है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है प्लेज्मोडियम में बहुखंडन। चूँकि प्लेज्मोडियम में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, तो ये सभी केंद्रक मतलब केंद्रक का बहुखंडन हो जाता है पहले, और केंद्रक का बहुखंडन होने के बाद वो टूट जाते हैं, और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा, क्या बनाते हैं, बहुत सारे प्लेज। तो प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्लेज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन होता है। प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है, ठीक है, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन का मतलब उसका कोई भी टुकड़ा अगर तोड़ दिया जाए तो वो फिर से वृद्धि करके पूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनर्उद्भवन भी इसे बोला जाता है, या पुनर्जनन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। इसमें एक मुकुल निकलता है, वो मुकुल धीरे धीरे बढ़ के पूरे अपने जनक पौधे की तरह हो जाता है, और वो ही गिरकर मतलब सही पोषण प्राप्त करके अलग हो जाता है, और वो एक जीव का निर्माण कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का फिगर है, तो इसको समझ लीजिए। पुष्प को मतलब पादप लैंगिक पुष्पों का क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन अंग बोला जाता है, जिसमें 2 अंग होते हैं, स्त्री केसर और पुंग केसर। स्त्री केसर मादा भाग को कहते हैं, और पुंग केसर किसको, नर भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के अंतर्गत वर्तिका,
वर्तिकाग्र और अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। तो ये सभी किसके भाग हैं? ये हैं स्त्री केसर के। यहीं अंडाशय में बीजांड होता है और वहीं पे बीज का निर्माण, और ये अंडाशय परिपक्व होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? पराग कोश। इसी पराग कोश में, और ये नीचे जो ये वाला है इसको बोलते हैं पुतंतु। तो ये पुंक केसर का भाग है, या इसी में पराग कण पाया जाता है। और ये रंगीन भाग जो होता है, जो कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, जिसको दल या पंखुड़ी कहते हैं। और ये जो बाह्य दल है वो हमेशा हरे रंग का होता है, जबकि दल पुंज जो होता है वो रंगीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर से दिखाया गया है उसी फिगर को, पुष्प का वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केसर के भाग हैं। परागकोश, पुतंतु और दलपुंज। दलपुंज तो मतलब ये किसी का भाग नहीं है। तो परागकोश, पुतंतु और इसके अंदर जो परागकण है ये सब पुंकेसर का भाग है। ये आपका दल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका अंडप हो गया या बीजांड हो गया। नेक्स्ट है आपका 18 के बाद 19वां। इस यहाँ पे परागन की क्रिया दिखाई गई है। कौन सी क्रिया? परागन की क्रिया। यहाँ पे क्या होता है? वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र ये जैसे ये वाला वर्तिकाग्र हो गया, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हिस्सा पूरा का पूरा हो गया स्त्री केसर का भाग हो गया। अब ये किसी पुंग केसर से परागकण यहाँ आया तो इस क्रिया को बोलते हैं कौन? परागन। अगर ये अपने ही फूल से आया होगा तो इसको बोलेंगे स्वपरागन, और दूसरे फूल से आया होगा तो इसको क्या बोलेंगे? पर परागन। क्या बोलेंगे? पर परागन। ठीक है, आगे पर परागन। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। और यहाँ परागकण से एक पराग नली निकलती है, ठीक है, और पराग नली कहाँ तक वृद्धि करती है? बीजांड तक, ठीक है, और इसी से होते हुए जो पराग कण है वो कहाँ पहुँचता है? बीजांड तक पहुँचता है, और वहाँ पे क्या? बीज का निर्माण, और ये जो अंडाशय वाला भाग है ये फल का निर्माण करके इस बीज को पोषण प्राप्त करता है, और उसके बाद ये क्या करता है? ये अपना फल का निर्माण करता है। ठीक है, आगे ये है बीज। बीज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। तो जिसको अगर जैसे चना का ये बीज है, चना को अगर बीज से तोड़ा जाए तो ये दो टुकड़े में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री बीज। क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री बीज। ठीक है, आगे अगला है ये आपका 20वां प्रश्न अथी था फिगर, ये है नर जनन तंत्र। इसमें आपको मूत्रनलिका, शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, यही प्रोटेस्ट ग्रंथि है जो क्या है? नर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन क्या करता है? अथी करता है। और यहाँ पे क्या है? शुक्र वाहिनी। क्या है? शुक्र वाहिनी। और यहाँ पे वृषण, ये कोष वृषण कोष, और तो यहीं पे इस शुक्राशय में क्या होता है? नर युग्मक जमा होता है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, ये याद रखना है। यहाँ पे है मादा जनन तंत्र। तो इसमें क्या होता है? ये अंडाशय, अंडाशय की संख्या टोटल 2 होती है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ क्या है? फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है, पूछा जाता है, ठीक है। ये ग्रीवा, योनि और गर्भाशय। ये यहाँ पे एक अपरा नाम का, जिसको प्लेसेंटा भी कहते हैं, अपरा नाम का, जो गर्भ को क्या करता है? पोषण देता है। आगे है यहाँ पे लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण। इसमें क्या होता है? नर में जो युग्मक होता है वो कौन सा होता है? ठीक, नर युग्मक कौन सा होता है? XY, और मादा युग्मक में XX होता है। जो नर युग्मक का XY होता है, जिसको विषम युग्मी कहते हैं, ये पूछा जाता है। नर युग्मक के युग्मक को क्या कहा जाता है? विषम युग्मी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? विषम युग्मी। और मादा युग्मक को सम युग्मी कहा जाता है, क्योंकि इसमें XX होता है। ये इसको अगर अलग अलग कर दें XY, तो इसके संलग्न को, निषेचन को से संतति जो प्राप्त होता है उसकी मादा और नर
संतति होने की संभावना 50-50% होती है और ये किस पे निर्भर करता है, नर के युग्मक पे निर्भर करता है। आगे आपको यहाँ पढ़ना है, ये चीज़ वहीं फिगर को फिर दिया है। मेंडल का प्रथम नियम, इसमें क्या होता है कि एक होता है प्रभावी गुणसूत्र और एक होता है अप्रभावी गुणसूत्र। जैसे शुद्ध लंबे पौधे जो हैं वो हैं प्रभावी गुणसूत्र और शुद्ध बौने पौधे जो किसको स्मॉल से सूचित करते हैं वो अप्रभावी। जब इसका अति कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी प्रभावी पौधे प्राप्त होते हैं, परंतु ये जो होता है इसका गुणसूत्र बदल जाता है। जैसे शुद्ध लंबा का कैपिटल टी है और संकर लंबा का क्या है, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ये जनक पीढ़ी हो गया, ये F1 पीढ़ी हो गया। अगर F1 पीढ़ी को आगे नहीं दिया गया है, द्विसंकरण का नहीं दिया गया है, तो ये आपका बायोलॉजी का संपूर्ण फिगर था। आप इसको बार बार रिपीट करते चलें, ठीक है, और इसके बाद आप बायोलॉजी वाला पोर्शंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब नोट्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें फिगर नहीं है, तो फिगर की आप बार बार प्रैक्टिस करते चलें। बायोलॉजी में आपके 24 फिगर के करीब करीब दिया गया है, ऐसे 25 द्विसंकरण का भी हो सकता है, ठीक है। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में और बायोलॉजी के चैप्टर के साथ।